नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। आज हम करने वाले हैं ईवीएस से संबंधित प्रश्नोत्तर जो कि सीटेट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यदि आप भी सीटेट जुलाई 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सभी वीडियोस जो है महत्वपूर्ण है। प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में जो है कहा गया है कि उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु है। यानी कि जो पूछताछ पर आधारित हो और अनुभव पर आधारित हो। तो इसमें देखिए आपके कौन कौन सा जो है कौन सा एक कौशल है जो नहीं है आपके क्वेश्चन में पूछा गया। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आपके ऑप्शन है पूर्वानुमान, पूर्वानुमान आपका सही हो जाएगा। निर्धारण, तो देखिए कोई भी चीज़ जो है निर्धारित नहीं होती है, इसमें निर्धारित जो हो जाएगा आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा इसमें। और देखिए निष्कर्ष निकालना, अवलोकन, ये सभी आवश्यक है। तो इसमें देखिए निर्धारण जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया है इसी कारण से। और देखिए निर्धारण जो है कोई भी चीज़ जो है निर्धारित नहीं होती है पर्यावरण अध्ययन में। अनुभव के माध्यम से जो है बच्चे सीखते हैं, पूछताछ करके क्वेश्चन प्रश्न पूछ के जो है बच्चे सीखते हैं। तो आपका निर्धारण नेगेटिव वर्ड है। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए 61 पहले देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। तो देखिए कौन कौन से जो तकनीक और उपकरण जो है आकलन पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए जो है उपयोग में आते हैं। आपके ऑप्शन है परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना, विचार मानचित्र। तो इसमें देखिए परियोजना कार्य एक होता है, क्षेत्र भ्रमण भी इसमें कराया जाता है बच्चों को, इससे बहुत वो सीखते हैं। और आकलन के लिए भी जो है ये सही उपकरण है, तकनीकें हैं। ठीक है, तो बच्चे के आकलन के लिए क्षेत्र भ्रमण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परियोजना कार्य भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जर्नल लिखना, इससे बच्चे उतना नहीं, विचार मानचित्र ये भी आपका गलत है। देखिए इसमें ऑप्शन ए और बी ही सही होगा। ए और बी 3 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो देखिए इसमें पार्टिकुलरली मिजोरम का ही पूछा गया है। झूम खेती जो है खास करके उत्तर पूर्व भारत में जो है फेमस है और इसे जो है स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि खेत को जो है कोई एक फसल उगाने के बाद कुछ सालों तक जो है इसे उसी तरह छोड़ दिया जाता है। उस कुछ वर्षों के पश्चात जो है फिर से इसे फसल उगाई जाती है। इसमें देखिए आपसे मिजोरम के बारे में ही पूछा गया है। इसमें जो वहाँ जो झूम खेती होती है मिजोरम राज्य में, वहाँ का जो है आपको बताना है कि क्या क्या वहाँ का कौन कौन सा जो है इसमें सही है। तो देखिए यहाँ एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, ये आपका सही है। जैसा कि मैंने आप ये पे बताया आपको, एक फसल को काटने के बाद जो है इसके कुछ वर्षों के लिए जो है खुला छोड़ दिया जाता है। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। और देखिए बीज बोने से पहले भूमि को गहरी जुताई की जाती है। नहीं, गहरी जुताई की कोई आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि खरपतवार को जलाया जाता है तो इसी से इसका जो राख बचता है उसी से जो है इसे भूमि जो है क्या होती है कि उर्वर हो जाती है। ठीक है, और ऑप्शन देख लेते हैं। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, ये आपका सही होगा। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। नहीं, इसका उपयोग जो है नहीं किया जाता है क्योंकि जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि राख जो होती है, जलाने पर जो राख बचते हैं उसी वही जो है उर्वरक की काम करती है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन डी ए और बी, तो ए बी डी जिसमें है देखिए ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही हो जाएगा। इसमें ए बी डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं आप। 63 हमने कर लिया था, 64 पर आते हैं। राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। यानी कि राधा जो है
वो क्या कर रही हैं कि विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकट, यानी कि विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकट का मतलब हुआ कि जैसे कि आप रेल यात्रा करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, बस यात्रा करते हैं, तो इनका अलग अलग टिकट आते हैं। तो ये सब क्या करती है कि राधा जो है क्या कर रही है कि इन्हें कलेक्ट कर रही हैं, ठीक है। और ऐसे टिकटों का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है, यानी कि इससे जो है कौन से टॉपिक पे जो है टिकट के माध्यम से जो है हम चर्चा कर सकते हैं बच्चों के साथ, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए आपके ऑप्शन से अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। तो देखिए टिकट के माध्यम से जो है हम बच्चों को इस चीज़ को समझा पाएंगे कि अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर जो है यात्रा की लागत भी भिन्न होती है, यानी कि पैसा जो है लगता है यात्रा के दौरान, तो इसका जो है अलग अलग हो सकता है, ये हम समझा सकते हैं टिकट के माध्यम से, क्योंकि उसमें जो है प्राइस लिखा रहेगा, आपका टिकट में प्राइस लिखा रहेगा कि आप पैसा लिखा रहेगा कि कितना जो है आपको यात्रा का भाड़ा आपको देना है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। और देखिए यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। देखिए ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा और इससे इससे जो है बच्चे को आप कुछ समझा नहीं पाएंगे, इसे ऑप्शन गलत है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। तो देखिए ये भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इससे जो है बच्चे सीखेंगे कि उन्हें जो है कहीं भी जाना है सार्वजनिक परिवहन से, तो इसके लिए जो है उन्हें टिकट की आवश्यकता पड़ती है। इससे बच्चे जो है जानेंगे, टिकट के बारे में वो जान सकेंगे। तो ए और सी इसमें हो जाएगा आपका, ठीक है। और देखिए इसमें आरक्षण प्रक्रिया विकल्प चुनिए, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए ए और सी आपका करेक्ट है, ठीक है। ए और सी ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा 64 का। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप 65। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। आपके ऑप्शन है अध्यापक द्वारा सैमपट पर मानचित्र बनाना और शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। तो देखिए इसमें आपको बताना है कि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। यानी कि आपको जो है प्राथमिक कक्षा के बच्चे के आप शिक्षक हैं, ऐसे में आप विद्यार्थियों को जो है मानचित्र सिखा रहे हैं, तो कौन सा जो है सर्वाधिक उपयुक्त आपके लिए ऑप्शन सही रहेगा। देखिए अध्यापक द्वारा सैम पट पर मानचित्र बनाना और शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। नहीं, बच्चे यदि नहीं जानते हैं तो सीधे कैसे बताएंगे, गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वो घर से भारत का मानचित्र लेकर आए, नहीं ऐसे बच्चे नहीं सीखेंगे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। निर्देशन जहाज पे भी देखे आप समझ जाइएगा कि ये जो है ऑप्शन गलत है, ठीक है। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति को बताने के लिए कहना, नहीं ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो देखिए जो प्राइमरी क्लास के बच्चे होते हैं तो वे जो है इस तरह से जो है सीख पाएंगे मानचित्रण, इस तरह से जो है आप शिक्षक के रूप में उन्हें सिखा सकते हैं। इसमें जो है आप क्या करेंगे, उन्हें जो है जो भी जहाँ भी उनका जो है निकटतम परिवेश का जो है वो मानचित्र सबसे पहले बनाएंगे और वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो वे जो है धीरे धीरे मानचित्र सीख जाएंगे। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका एक अध्यापिका है और देखिए वो चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए माहिका एक शिक्षिका है, वो चाहती हैं कि उनके विद्यार्थी जो है पौधों का अवलोकन करें, तो वो जो है बच्चों को सिखाना चाहती है। तो इसके लिए जो है बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, आपका ऑप्शन है यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होती है, अधिकतम पौधों के नाम लिखना, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन। तो देखिए इसमें जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि देखिए अधिकतम पौधों का नाम लिखने से बच्चे नहीं सार्थक अधिगम में नहीं होगा।
यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, ये समझना ठीक है, लेकिन इससे जो है वो सीख नहीं पाएंगे, इससे अवलोकन नहीं कर पाएंगे। यह समझना कि पौधे हम सजीव होते हैं, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 ही आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? आपके ऑप्शन है साफ सुथरा रेखांकन, गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशा का बोध की जानकारी। तो देखिए इसमें जो है प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से जो है शिक्षार्थियों में किस कौशल को बढ़ावा मिलता है आपको बताना है इसमें। तो साफ सुथरा रेखांकन नहीं, गणनाएं और अनुमान नहीं, माप के अनुसार चित्रण करना ये भी नहीं, सापेक्ष स्थिति और दिशा का बोध जानकारी। देखिए मानचित्रण से जो है बच्चे सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी लेते हैं। ठीक है, दिशा की जानकारी उन्हें वे जो है सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। तो देखिए पेट्रोल का मूल्य रुपए प्रति लीटर में, तो यहाँ पे देखिए आपको एक तालिका दिया गया है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। जून 2007 में जो है यहाँ पे पेट्रोल का मूल्य बताया गया है प्रति लीटर, और दिसंबर 2014 में यानी कि 7 साल के बाद का रिकॉर्ड फिर से दिखा रहा है कि इसका जो है प्राइस बढ़कर 61 रुपया 33 पैसा हो गया है। और देखिए डीजल का मूल्य प्रति लीटर 2007 में जो है 35 रुपया 21 पैसा है, और दिसंबर में 50 रुपया 51 पैसा है। ठीक है, दिसंबर 2014 में। तो इसमें देखिए आपको जो है क्या करना है, नीचे देखते हैं। उपरोक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देव मित ने अपनी नोटबुक में यह लिखा। तो देखिए उसने क्या लिखा, पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है, पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है, और है डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है, डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन से सही है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन में से जो है कौन सही है आपको बताना है। इसमें देखिए आप बी और सी निष्कर्ष है। बी में क्या था देख लेते हैं। तो देखिए बी में आपको बताया गया है कि पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि की प्रतिशत अधिक है, ये तो आपका सही है, लेकिन इसमें देखिए इसमें जो पूछा गया है, तो देखिए ऑप्शन में जो है बी और सी निष्कर्ष के रूप में बताया गया है। तो ये निष्कर्ष जो है बी जो है निष्कर्ष नहीं है, सी डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है, ये जो है एक निष्कर्ष के रूप में हम इसे रख सकते हैं। लेकिन बी को जो है ये जो है कंपेयर किया गया है कि डीजल का जो है वो डीजल जो है वो सस्ता है, पेट्रोल जो है अधिक महंगा है डीजल के कंपेयर में। तो ये जो है एक कंपेयर किया गया है उसमें निष्कर्ष नहीं निकाला गया है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और देखिए सी और डी निष्कर्ष है, तो सी और डी को पढ़ लेते हैं। सी तो है डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए, ये आपका सही हो जाएगा। सी और डी जो है इसमें निष्कर्ष दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 ही इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाता है केवल इसे छोड़कर। तो देखिए जो प्राथमिक कक्षा में जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय जो है किन उपागमों का अनुपालन किया जाता है, तो किसे छोड़कर यानी किसको जो है नहीं किया जाता है आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो देखिए आपके ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त, तो यानी कि ये आपका सही हो जाएगा। बच्चे जो चीज़ें देखते हैं उन्हें जो है वो धीरे धीरे सीखते हैं, उसके पश्चात ही जो इमेजिनेशन वाली चीज़ें होते हैं उन्हें सिखाया जाता है, ये आपका सही होगा। और सरल से कठिन, तो सरल चीज़ों के जो है शुरुआत में सिखाई जाती है बच्चों को, उसके पश्चात जो है धीरे धीरे कठिन की ओर बढ़ा जाता है, ये भी सही है। स्थानीय से वैश्विक, ये भी आपका सही हो जाएगा। स्थानीय से वैश्विक यानी कि स्थानीय चीज़ों से जो है धीरे धीरे वैश्विक के और जो है हम लोग चीज़ों को बताते चलते हैं, ये भी आपका सही है। अमूर्त से मूर्त, देखिए ये आपका ऑप्शन गलत इसमें हो जाएगा। अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं बढ़ाया जाता है, बल्कि मूर्त से अमूर्त की ओर जो है बच्चों को सिखाने की एक प्रक्रिया होती है, तो ये जो है गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो यही आपका इसे केवल इसे छोड़कर कहा गया है, तो आपको नहीं बताना था इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। डी में भी देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, केवल डी। ठीक है,
केवल डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है 70 का। 71 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किस पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की है? इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। तो देखिए, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए, कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, संदर्भ एक अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो इसमें देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने जो है कक्षा 1 और 2 के लिए क्या किया है कि पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे यानी कि संस्तुति नहीं की है, तो इसके पीछे क्या कारण है आपको बताना है। इसमें देखिए, पाठ्यक्रम के भार को कम करके नहीं, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 के लिए नहीं, ये कक्षा 1 और 2 का शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, संदर्भ एक अधिगम परिवेश प्रदान, ये आपका सही हो जाएगा। उसके रिलेटेड जो है अधिगम परिवेश प्रदान करने के लिए जो है ऐसा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधता पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? यानी कि देखिए, एक शिक्षक है, एक अध्यापक है, वे जो है कक्षा 4 के विद्यार्थी को जो है क्या पढ़ाना चाहते हैं कि हमारे देश में जो भोजन अलग अलग भोजन है, डिफरेंट टाइप के भोजन है, खाना का जो प्रकार है, इनके विविधता का जो है पढ़ाना चाहते हैं, इनके बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तो इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है आपको बताना है। इसमें देखिए, विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। क्या फ्लैश कार्ड दिखा के वो बता देंगे? नहीं। और देखिए, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दें। विद्यार्थियों से पूछे कि उन्होंने क्या खाए हैं और उसके बाद चर्चा करें। देखिए, ये तो नहीं होगा आपका कि आप जो है क्या खा के गए हैं, इसी के बारे में चर्चा करना शुरू नहीं कर देंगे एक एक करके। ठीक है, तो इसमें देखिए, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक परियोजना दें। ऐसे करके जो है वो बच्चों को अपने देश के विभिन्न प्रकार के खाना के बारे में, यानी कि भोजन के सांस्कृतिक विविधता का जो है पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि, तो देखिए, जब पक्षियाँ जो होती हैं बहुत जो है अपनी गर्दन को हिलाती हैं। देखिए, इसमें आपका ऑप्शंस है, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। नेक्स्ट है, इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। गलत हो जाएगा। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं। नहीं, इनके नेत्र भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। ये आपका नहीं। देखिए, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते हैं, इसलिए जो है वो अपने गर्दन को जो है अत्यधिक हिलाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए, अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना, वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में संचित करना। तो देखिए, रीना जो है आम उसको बहुत पसंद है और वे क्या करना चाहती है, इन्हें जो है ठंडा के दिन में तो आम नहीं मिलते हैं, तो वे क्या करना चाहती है कि ठंडा के दिनों के लिए जो है आम को वो संरक्षित रखना चाहती है, यानी कि वो ठंडा के दिनों में भी उसे जो इतना जो आम पसंद है, तो इसी कारण से जो है वो चाहती है कि ठंडा में भी मैं आम खाऊंगी। तो किस तरह से जो है उसे वो संरक्षित रख सकती है, आपको तरीका इसमें बताना है। तो इसमें देखिए, जूस तैयार करना, वायुरोधी डिब्बे में संचित करना। तो देखिए, आम का जूस बनाकर यदि वायुरोधी डिब्बे में रख देगी तो क्या वो ठंडे तक काम चल जाएगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, प्लास्टिक के
थैले में रखना। प्लास्टिक के थैले में रख देंगे आम को तो क्या वो बिना सड़े रह जाएगा? नहीं रहेगा, तो ये भी आपका गलत है। रेफ्रिजरेटर में रखना, ये भी गलत हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में कितना दिन तक रहेगा? कुछ दिन में वो फिर सड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका 1 ही सही होगा। अचार और आम पापड़ बनाना, यानी कि आम का जो है वो अचार बना सकते हैं, आम पापड़ बना सकते हैं। इस प्रकार से संचित करेंगी तो ये जो है जाड़े में भी आराम से आम को खाएंगी, यदि इनको इतना ही पसंद है तो, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो देखिए मैप ऑफ इंडिया जो है आप पूरा याद रख लीजिएगा। 2800 राज्य को जो है आपको याद कर लेना है, मैप को देख कर याद कर लेना है। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका जो है मैप दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं आपसे ईवीएस में, तो इसके लिए जो है आप मैप का अध्ययन जरूर कर लें। तो यदि आपको बस पता है कि किस तरफ जो है कौन सा राज्य है, किधर जो है हमारे 28 राज्य किस किस स्थान पर पड़ते हैं, तो बस इतना ही से आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है, यहाँ पे आपका केरल है, जस्ट यहाँ पे आपका तमिलनाडु हो जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। ये कर्नाटक है, ये केरल है, और ये तमिलनाडु है यहाँ पे। तो ठीक है, तो इसलिए जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, और तमिलनाडु जो है केरल के निकटवर्ती राज्य है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।